नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपने भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उससे अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। आज यदि इस एपिसोड में मौका लगेगा तो जो आरक्षण की व्यवस्था इस जीएनपीसी वालों ने, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी वालों ने जो डलवाई है और बदनाम किया है बाबा साहब अम्बेडकर को, वो कितनी बड़ी अभिशाप बनी हुई है, कितनी बड़ी विभीषिका और कितना बड़ा नुकसान कर रही है हमारे देश को, देशवासियों को और उन बच्चों को और उन बच्चों के पूरे जीवन पर्यंत तक जो है। और जहाँ तक राष्ट्रीय जो क्षमता का सवाल है, राष्ट्रीय उत्पादकता का सवाल है और भारतीय समाज के सद्भाव और समरसता का सवाल है, ये सबको जो है वो नुकसान पहुंचा रही है और स्वार्थी लोगों के जो है वो स्वार्थी नीति या वोट सत्ता हथियाने की साजिश का जो जिस तरह से हथकंडा बन गई है, तो इन सारी बातों पर प्रकाश डाला जाएगा। और इस एपिसोड में खास करके हमारे गुजरातवासी भारतीय भाई बहनों से ये विनती है और नम्र निवेदन है कि राष्ट्रभक्ति के मामलों में वो हमेशा वो अग्रणी रहे हैं और ख़ास करके सरदार वल्लभ भाई पटेल का व्यक्तित्व जो है कि व्यक्तित्व से, उनकी क्षमता से और देश को एक करने की जो उनकी काबिलियत से पूरा देश वाकिफ़ है। तो वो गुजरात जो हमारा देश जो हमारे देश का जो गुजरात का भूखंड है उसी मिट्टी की उपज हैं हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसी प्रकार से और भी विभूतियाँ जो हैं, खास करके जो है वो संत जो है वो नरसिंह मेहता जिनकी भजन है जिनकी भजन जो है बहुत ही लोकप्रिय है, वैष्णव वचन जो ऐसे जो कहिए पीर पराई जानी रे, तो ये नरसिंह मेहता जो संत रहे हैं तो उनकी वाणी रही है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का पूरा देश सम्मान करता है, भारतीय अवाम ताकत दल भी सम्मान करता है, लेकिन थोड़ी सी चूक उनमें जरूर देखता है। चूक ये देखता है कि जिसमें 1946 में ये तय हो चला था कि अंग्रेज जाने वाले हैं और सत्ता का हस्तांतरण होने वाला है। एक अंतरिम मंत्रिमंडल का, इंटरिम कैबिनेट का गठन माने अंग्रेजों की सत्ता के रहते ही, यानी उनके जाने के पहले ही जो है एक अंतरिम मंत्रिमंडल, इंटरिम कैबिनेट का गठन होने वाला है और उसमें जो है प्रधानमंत्री
का चयन होने वाला है। तो उसमें प्रधानमंत्री वही होता जो उसमें कांग्रेस अध्यक्ष होता। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के लिए जो कांग्रेस का संविधान था उसके अनुसार प्रांतीय इकाइयां इसके लिए प्रस्तावित करती थी। तो 15 इकाइयों में से 12 इकाइयों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए प्रस्तावित किया था और 3 में से शायद कोई जेबी कृपलानी, सीता भीरमैया, पट्टा भीरमैया या सी राजगोपालाचारी वो इत्यादि लोगों को प्रस्तावित था। लेकिन 15 में से 12 सबसे अधिक जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के पक्ष में प्रस्ताव था। नेहरू के पक्ष में कोई नहीं था। ये सबसे महत्वपूर्ण बात समझने की जरूरत है कि नेहरू के पक्ष में एक भी प्रांतीय इकाई ने प्रस्ताव नहीं किया था। अब उन साजिशों का विस्तार से वर्णन जब करना होगा तो भारतीय जनता दल कर देगा। लेकिन ये गांधी जो है कितनी बड़ी साजिश किया कि जिस नेहरू के पक्ष में कांग्रेस में एक भी कांग्रेसी नहीं था, वो सबको जिनके पक्ष में प्रस्ताव था, 1 या 2 जो भी है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनके पक्ष में 15 में से 12 इकाइयों ने प्रस्ताव किया था, उसको भी दबाव में लिया ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी। भारतीय जनता दल निश्चित रूप से हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि भारतीय एकता के सबसे बड़े प्रतिमूर्ति हैं। 562 रियासतों को उन्होंने एक करके भारत बनाया। यह पूरा देश भी जानता है, भारतीय जनता दल उसका सम्मान भी करता है। लेकिन उस गांधी की चाल के आगे सरदार वल्लभ भाई पटेल का झुक जाना, वो भी नेहरू के पक्ष में, जो नेहरू के पक्ष में ये झुके नहीं, बल्कि नेहरू के लिए जो साजिश कर रहा था मोहनदास करमचंद गांधी, जो गद्दार देश का, तो उस साजिश के आगे झुक जाना जो है भारतीय जनता दल अवश्य एक चूक मानता है। और उस चूक का खामियाजा यह हुआ कि एक बहुत ही गद्दार, देश को लूटने वाली और देश के लिए सबसे बड़ी अभिशाप जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कागज जो है वो जवाहरलाल नेहरू से लेकर के अब तक जो है वो भारत के सिर पर वो नाचती रही और इस देश को तकलीफ देती रही। तो शायद ये अंदाज हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल को नहीं रहा होगा, लेकिन वो पारिवारिक कुनबा जो इस देश के लिए बहुत अभिशाप बन गया, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की उस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की साजिश के आगे झुक जाना भारतीय जनता दल एक बहुत बड़ी चूक मानता है। और इसके बाद भी जो उसकी कश्मीर के केस, जो गद्दार जवाहरलाल नेहरू की भारत के खिलाफ गद्दारियों के संबंध में और ख़ास करके कश्मीर को लेकर जो उसकी गद्दारियाँ थी, उसके विषय में भी जो है वो उपयुक्त विरोध न करना भी भारत को यानी बहुत महंगा पड़ गया। मतलब जिस तरह से गद्दारियों का तांडव कर रहा था जो गद्दार जवाहरलाल नेहरू, उसी गद्दारियों के तांडव के आगे भी उस तांडव का उपयुक्त या मुखर
विरोध का भाव भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की, और उन्हीं की नहीं, उस समय के जितने लोग थे, मौलाना आज़ाद थे और B.R. अम्बेडकर जी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, सबका जो है इस तरह से विरोध, माने वो विरोध का भाव जो है बहुत महंगा पड़ गया इस देश को। तो वैसे तो भारतीय जनता दल पूरा सम्मान करता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, लेकिन जैसे वो लौह पुरुष थे और अंग्रेज़ों के साजिश को नाकाम करते हुए, इसलिए अंग्रेज तो बहुत ही चतुर थे, और वो 562 रियासतों में क्यों बांट के गए थे ये जग जाहिर है। लेकिन उनकी साजिश को नाकाम करते हुए इन्होंने सभी 562 रियासतों को साम दाम दंड भेद के अनुसार मिलाया, भारत बनाया। इसीलिए तो आश्चर्य होता है कि वो अंग्रेजों के साजिश को नाकाम कर दिया और इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की साजिश के आगे झुक गए। तो यही बात थोड़ी सी आश्चर्य भी लगती है, और देश की जो दुर्दशा हुई इस गद्दार कुनबे माने गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी के द्वारा, यह सोच करके बहुत दुख भी होता है। बात यहाँ तक आ पहुँची है कि ये मोदी जी गुजरात से उठ कर के राष्ट्रीय राजनीति में आए। 2014 के संसदीय चुनाव में काफ़ी लोकप्रिय भी हुए, देश को बड़ी आशाएं थीं, और ये सभी लोग जानते होंगे, और हमारे गुजरात के भारतीय भाई बहन भी जानते होंगे। ये एपिसोड कुछ हमारे गुजरात स्थित भारतीय भाई बहनों को ही समर्पित है, और उनसे ही एक विशेष विनती है कि इस एपिसोड को बड़े गौर से, बड़े ध्यान से, बड़ी गंभीरता से अवश्य देखें। उसके पहले 2004 से लेकर 2014 तक सोनिया मनमोहन की सरकार, जिसे सभी लोग यूपीए की सरकार कहते हैं, यूपीए 1 और यूपीए 2, उसमें जो आए दिन घोटाला, आए दिन महंगाई और जो है आतंकवादी घटनाएं, ये तीन की कैरेक्टरिस्टिक थी उस शासन की। तो उससे देश उब गया था। उस देश की तकलीफ के दौरान हमारे मोदी जी गुजरात की राजनीति से उठ करके ये राष्ट्रीय राजनीति में आए, और देश को उनसे बड़ी आशाएं थी। गुजरात मॉडल की बात तो उन्होंने किया। विकास भी हो रहा है, ऐसी बात नहीं, विकास भी हो रहा है, लेकिन इस विकास से अधिक जरूरी, क्योंकि वो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर का भी सम्मान करते होंगे मोदी जी, बीजेपी वाले भी करते होंगे, पूरा देश भी करता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि सामाजिक संतुलन को बनाए रखना किसी भी राष्ट्र की और किसी भी राजनेता की ये प्रथम जिम्मेदारी होती है, और सामाजिक संतुलन के लिए आंतरिक सुरक्षा उसकी पहली आवश्यकता होती है। अब मोदी जी को मालूम है कि नहीं मालूम है, मालूम तो जरूर होगा कि खास करके ये दो भारत विरोधी जो ताकत हैं, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस, जिसको कि हमारे भारतीय भाई बहन अभी भी भ्रम से या भूल से या गलती से कांग्रेस कह रहे हैं, वो कांग्रेस नहीं है। वह एक
पारिवारिक कुनबा है, फैमिली कोटेरी है, जो उस संगठन पर वो गंडोली मारकर बैठी हुई है और उसको जकड़ी हुई है और उसको अपने हिसाब से अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति की खातिर उसको चलाती है, घुमाती है, इस्तेमाल करती है और उसके अंडे बच्चे ही उस कुनबे का, उस तंजीम का के मुखिया बनते हैं और सत्ता जब मिल जाती है तो वही अंडे बच्चे प्रधानमंत्री बनते हैं। तो ये कुनबा जो है या फैमिली कोटेरी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस, जिसको कि आप लोग भ्रम से या भूल से या गलती से कांग्रेस कर रहे हैं, वो कांग्रेस नहीं है। क्योंकि कांग्रेस तो तब थी जब किसी वक्त में पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक व M.A. अंसारी जैसे महान राष्ट्रवादी और देशभक्त नेता थे। तो वो कुछ मायनों में कांग्रेस थी, ये कांग्रेस नहीं है। तो ये जो है, जो GNPC है, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस, का जो शासनकाल था विशेष करके 2004 से लेकर 2014, जिसको कि जो कि सोनिया मनमोहन का शासन था और जिसको कि UPA 1 UPA 2 कहा जाता था, तो उसमें 3 से बहुत कष्ट मिल रहा था इस देश को। आए दिन कोई न कोई घोटाला या भ्रष्टाचार, आए दिन महंगाई और आतंकवादी घटना। आतंकवादी घटना जब होती थी तो 2 ही बातें होती थी। ये UPA की सरकार बोलती थी कि हम जो आतंकवाद भेज रहा है, जो स्पॉन्सर कर रहा है वहाँ से पाकिस्तान, उससे ये बात करेंगे। और फिर डरवाते थे कि पाकिस्तान भी एक वो न्यूक्लियर स्टेट है, इसलिए हम कोई जवाबी कार्रवाई, कोई सैन्य कार्रवाई नहीं कर सकते। भारत को हमेशा ये डरवा के रखते थे और आतंकवादियों से बात करने की बात करते थे। और इस तरह से बात करने के बहाने इन्होंने 40,000 हमारे भारतीयों को मरवाया। इस GNPC ने 40,000 में हमारे वो कुछ सरकारी कर्मचारी थे, सुरक्षा कर्मी थे और हमारे देशवासी थे। तो इस GNPC ने आतंकवादियों से मिल करके, पाकिस्तान से मिल करके 40,000 लोगों को मरवाया। और भ्रष्टाचार और फिर महंगाई। तो उसी समय हमारे मोदी जी का गुजरात से आकर यहाँ उदय हुआ राष्ट्रीय राजनीति में। देश को बड़ी आशाएं थी कि कम से कम इस GNPC से मोदी जी मुक्ति दिलाएंगे। मोदी जी ने खुद 2014 के संसदीय चुनाव में ये संसदीय चुनाव प्रचार में ये कहा था कि ये जो परिवार है इतना धन लूटा है कि ये, और भोपाल में कह रहे थे कि यदि भोपाल में 1 लिख करके यदि शून्य बढ़ाया जाए तो शून्य बढ़ते बढ़ते वो दिल्ली पहुंच जाएगा, इतना धन लूटा है। अब बात सही भी है। भारतीय जनता दल ने बताया हुआ है कि जितनी लूट की कल्पना हमारे देश को लोग कर सकते हैं, सारी लूट को जोड़ दीजिए। यानी मोहम्मद बिन कासिम से शुरू करिए। मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनी और मोहम्मद गोरी, और जो है वो शकों द्वारा, हुड़ों द्वारा, और इसके बाद जो है नादिर शाह आया था लूटने, जो कि मोहम्मद शाह बादशाह थे हमारे।
और फिर अंग्रेजों द्वारा, ये पूरी लूट को जोड़ दीजिए और उसमें मुद्रास्फीति का कारक भी लगा दीजिए, यानी इन्फ्लेशन फैक्टर भी लगा दीजिए, तब भी पूरी जोड़ का और मुद्रास्फीति कारक लगाने के बाद भी हजारों गुना, लाखों गुना इस परिवार ने लूटा है इस देश को। बहुत बड़े लुटेरे। तो ये था कि इन डकैतों द्वारा लूटा हुआ काले धन को वो वापस लाएंगे। और जैसा कहे भी थे, उन्होंने इशारा भी दिया था कि यदि वो काला धन आ जाए तो 15-15 लाख हमारे देशवासियों, प्रत्येक देशवासी के खाते में आ सकता है। ये बात उन्होंने बात बोली थी। काला धन लाने के लिए जो है जब जनहित याचिका जब इसे यूपीए की जब सरकार थी, तो काला धन लाने के लिए एक जनहित याचिका राम जेठमलानी ने अपने वकील मुकुल रोहतगी के जरिए दायर की थी। और ये सोनिया मनमोहन की सरकार यानी यूपीए की सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट की भी बात नहीं मान रही थी। माने तमाम बहाने वो प्रस्तुत कर रही थी। और अंत में सुप्रीम कोर्ट खींच करके और काफ़ी परेशान होकर के उसने खुद काला धन लाने के लिए एक एसआईटी को कॉन्स्टिट्यूट कर दिया, गठन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है एसआईटी के गठन के बाद भी उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश को इस सोनिया मनमोहन की सरकार ने लागू नहीं किया। वो जानते थे कि यदि हम गठन कर देंगे तो तुरंत जो है बेनकाब हो जाएंगे। और पिछले किसी एपिसोड में भारतीय वाम ताकत दल ने बताया हुआ है कि वो जो सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम काला धन लाने के लिए जो गठन किया था, कॉन्स्टिट्यूट किया था, उसको सोनिया मनमोहन की सरकार या यूपीए की सरकार ने उसको लागू भी नहीं किया। और दूसरी साजिश ये किया कि कोई यानी इन डकैतों के द्वारा लूटे हुए काले धन के विषय में कोई मुंह न खोल दे, उसका पक्के इंतजाम के लिए उस समय के वित्त मंत्री और हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को फटाफट उनको राष्ट्रपति बनवा दिया ताकि वो मुंह न खोल पाए काले धन के विषय में और इन डकैतों के द्वारा लूटे हुए लूट करके जमा किए गए काले धन के विषय में। 2014 में मोदी जी के ऊपर देश ने भरोसा किया, प्रधानमंत्री बने। जिस दिन उन्होंने प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला उसी दिन ही उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय का वो आदेश, वो जो एसआईटी गठन जो उसने किया था सर्वोच्च न्यायालय, उसको उन्होंने लागू कर दिया। एसआईटी तो उन्होंने एसआईटी गठन तो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को तो उन्होंने लागू कर दिया, लेकिन उस एसआईटी ने क्या यह देश को बिल्कुल पता नहीं है। भारतीय वाम ताकत दल ने बराबर बताया है कि जिस समय ये जनहित याचिका दायर की गई थी उसी की आसपास अन्ना हजारे भी बैठे थे। वो जन लोकपाल या लोकपाल को लेकर के भ्रष्टाचार की बातें तमाम चल रही थी। दुनिया में काले धन की भी बात चल रही थी। और कई सर्च इंजन गूगल वगैरह जो है लग गए थे कि भारत ही नहीं बल्कि और देशों के भी इसी तरह डकैत जो है अपने देशों के धन को लूट करके यानी काला धन या ब्लैक मनी
स्विस बैंक या इस तरह के बैंकों में जमा किए थे, तो काफ़ी इसके विषय में छानबीन खोज जारी थी। जर्मनी की सरकारी कंपनी भी इसमें लगी हुई थी। जर्मनी की अमेरिका तो उसने पता भी कर लिया और सारा काला धन जो है अमेरिकी सरकार जो है ले भी गई, वो उसको काफ़ी दबाव में डाल करके स्विस बैंक को। लेकिन ये सोनिया मनमोहन की सरकार झूठ बोलती रही बराबर कि सुप्रीम कोर्ट से कि वो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एक्ट के तहत हम बंधे हुए हैं, इसलिए हमको ये सूचना नहीं मिल सकती। माने झूठ, खाली झूठ और झूठ बोलना तो इसकी फितरत है जीएनपीसी वालों की, तो इसमें कोई बहुत बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। तो झूठ बोलते रहे। तो जो जर्मनी की जो सरकार, जो जर्मनी की सरकार की एक सरकारी एजेंसी ने भी जो है इस तरह का पता किया था। उसने कहा था कि हम और देशों को तो इस तरह की सूचना देने में, यानी काले धन की सूचना देने में हम जो है वो इसका चार्ज लेते हैं, इसका प्रभार लेते हैं, लेकिन भारत को मुफ्त में फ्री ऑफ कास्ट देने को हम तैयार हैं। लेकिन तब भी सब नहीं आया। लेकिन यानी गैर सरकारी तरीकों से वो सूचना वो आ चुकी थी। और जैसा कि पिछले किसी एपिसोड में बताया गया है कि उस समय एक सूचना के अनुसार काले धन के खाते भारत के काले धन के खातेदारों में राशि अनुसार अमाउंट वाइज जो है सोनिया गांधी का नाम सबसे ऊपर था, क्योंकि उसके नाम से 30 लाख करोड़ था और जो राहुल के नाम से 12 लाख करोड़। और अब इसमें जो रिपोर्ट आ रही है कि इसके नाम से जो है सोनिया के नाम से 80 लाख करोड़ हो गया है और इसके नाम से 35 लाख करोड़। तो दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो गया? 115 लाख करोड़। बताइए ये बजट कितना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का? मुश्किल से 30-35 लाख करोड़ है। तो 3-4 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजट है इसमें। तो अब जो है उस एसआईटी ने जिसके गठन को उन्होंने लागू कर दिया, मोदी जी ने 2014 में प्रधानमंत्री का पदभार संभालते ही इतना तमगा तो मोदी जी ने लूट लिया कि उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के उस आदेश का पालन कर दिया और एसआईटी गठन को लागू कर दिया। लेकिन उस एसआईटी ने किया क्या, यह देश को बिल्कुल पता ही नहीं। और हमने खुद यानी अपनी पार्टी की ओर से, भारतीय जनता दल की ओर से उस एसआईटी के चेयरमैन को 2 लेटर लिखा और उस एक बार अंग्रेजी में और एक बार अंग्रेजी हिंदी मिला करके, और उसकी प्रति और वो स्पीड पोस्ट से भेजा गया है। वो बिल्कुल उसकी प्रतियां अपने पास हैं। उसमें यही लिखा गया है कि जिस तरह से आप काम कर रहे हैं उसे तो लग रहा है कि काला धन वो आने से रहा, यदि आएगा भी तो दिखावे के रूप में, जो है दिखावटी, वो नाम मात्र को। तो ये पूरा संदेह है कि काला धन आएगा कि नहीं आएगा, पूरा इसमें संदेह है। ये बात उस पत्र में लिखी गई है और उसमें तो इसलिए उसमें निवेदन किया गया था कि काला धन आप लाएंगे कि नहीं लाएंगे, उससे ज़्यादा जरूरी यह है कि कम से कम काले धन खातेदारों का नाम वो बता दीजिए, देश को बता दीजिए, ताकि ऑफिशियली या सरकार की ओर से ये मालूम हो जाए कि काले धन के खातेदारों में सोनिया, राहुल इत्यादि का नाम है, क्योंकि यही जो है गरीबों के मसीहा, जो कि ये देश में अधिकांश, देखिए देश में अधिकांश लोगों को मालूम है कि ये लुटेरे हैं।
लेकिन सरकारी एजेंसी ने इस बात को प्रमाणित नहीं किया है। तो सरकारी मशीनरी के द्वारा, सरकारी एजेंसी के द्वारा यदि प्रमाणित हो जाए कि भाई ये देश के डकैत हैं और इनका ही काला धन है और इनका ही जो है और इन्होंने ही देश के आम और गरीब भारतीय भाई बहनों का पैसा लूट करके जो है विदेशों में बैंक में जमा किया गया है, तो जो ये गरीबों के मसीहा बन जाते हैं तो वो हमारे गरीब लोग इनको पहचान तो जाएंगे, इनके जाल में तो नहीं आएंगे, इनके जाल में फंसने से तो बच जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा उपकार होगा और जो है उस एसआईटी का अपने गरीब भारतीय भाई बहनों के प्रति यही निवेदन उसमें वो किया गया उन पत्रों में जो कि हमने या भारतीय जनता दल ने उस एसआईटी के चेयरमैन को लिखा था और उसकी प्रति जो है प्रधानमंत्री मोदी को भी इंडोर्स किया था और उसमें लिखा गया था कि पीएमओ ऑफिस या प्रधानमंत्री कार्यालय के कर्मचारी गण से भी निवेदन है कि एक नज़र कम से कम दिखा दें मोदी जी को। ये भी उसमें निवेदन किया गया है और अब वो दिखाएं कि नहीं दिखाएं, मोदी जी ने देखा है कि नहीं देखा है, ये शुद्धतः विषय उनका है। ये कहा गया है कि कम से कम कालेधन खातेदारों का नाम जो है आप उजागर कर दीजिए, इनको बेनकाब कर दीजिए। इसी कुनबे को सोनिया मनमोहन इत्यादि ने सोनिया और राहुल को काले धन के खातेदारों के रूप में या देश के डकैत के रूप में, ताकि ये जो मसीहा बन जाते हैं हमारे गरीब और मजलूम भारतीय भाई बहनों का, तो वो हमारे गरीब और मजलूम सीधे साधे भारतीय भाई बहन जो है इनके जाल में फंसने से तो वो कम से कम बच जाएंगे, इतनी तो राहत मिल जाएगी। तो लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। तो फिर इसके बाद मोदी जी जो है उस पूरे काले धन पर पूरा चुप हो गए, सुट हो गए या पूरा कैसे ही खा गए। जिस काले धन को वापस लाने के लिए इन्होंने 2014 में वादा किया था इन डकैतों का, एनपीसी के, खास करके सोनिया राहुल के को वापस करने का वादा किया था, आज मोदी जी चुप हो गए हैं। तो खास करके लोग कहते हैं कि गुजरात के लोग काफी बड़े बड़े आदर से देखते हैं हम मोदी जी को। हमारे गुजरात स्थित भारतीय भाई बहन जरा इसको देखें कि ये सोनिया राहुल डकैतों का कालाधन को वापस न ला करके कालाधन को बचाना और ये सोनिया राहुल को बेनकाब न होने देना, क्या देश के खिलाफ गद्दारी नहीं है, देशद्रोह नहीं है? इसको बड़ी गंभीरता से हमारे गुजरात के भारतीय भाई बहन जरा सोचे और पूरे देश के भी लोग सोचे, विशेष रूप से हमारे गुजरात के भारतीय भाई बहन समझे। इसलिए कि अभी जो ये चुनाव हुआ है पंचायत का, तो इन्होंने जेएनपीसी को तो थोड़ा परास्त कर दिया, लेकिन इसको उठा दिया जेएनपीसी को। तो भारतीय जनता दल ने एक आध एपिसोड में बताया हुआ, और ये सत्य भी है, बताना तो है, सत्य भी है कि यह उस जेएनपीसी के रक्षा कवच हैं, शील्ड हैं, गाउंटलेट हैं उसके। ये समस्या है। और ये जो सोनिया मनमोहन प्रियंका वगैरह जो हैं, ये सिर्फ देश के गद्दार ही नहीं, मैंने देश के डकैत ही नहीं हैं। अब इसके अलावा तो ये यानी प्रियंका और उसका जो पति है, मैंने सोनिया के जो दामाद है रॉबर्ट वाड्रा और राहुल गांधी, इन सबों ने किसानों की जमीन हरियाणा में और राजस्थान में हड़पी हुई है। और तो
ये सब देश के डकैती नहीं है, बल्कि देश के गद्दार भी है। अब इसको किसी और एपिसोड में भारतीय ताकत दल बताएगा कि जब से जो है कोरोना इसने फैलाया, चीन ने पूरे दुनिया में, भारत भी उसका शिकार हो गया। वो समझा कि कोरोना में उलझ जाएगा भारत, अर्थव्यवस्था पर जो है वो बुरा असर पड़ेगा। ये सबसे अच्छा मौका है भारत को दबाने का। लेकिन भारत डट गया, भारत उसके सामने खड़ा हो गया। जिस समय भारत और चीन दोनों आमने सामने और भारत की सेना डटी हुई थी, उसी समय ये जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी, कॉकस और वाम दलों ने सीए के बहाने पर, कृषि कानून के बहाने पर जो है देश में माने आंदोलन, देश में हिंसा, देश में तोड़फोड़, देश में अस्थिरता फैलाने की साजिश किया। विस्तार से बताया गया ये कितने बड़े गद्दार हैं सब। और ये भी प्रमाणित हो चुका है कि इस जेएनपीसी ने या कांग्रेसी कह लीजिए, उसका राहुल 2008 या 9 के आसपास वुहान में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से समझौता किया, और उस समझौते के तहत जो है उसको रिश्वत मिली राजीव गांधी फाउंडेशन के जरिए, जिसे कि और बातें तो हुई और इन सबों ने भारत का बाजार खोल दिया। सीमा पर कोई सड़क नहीं बनी। इस राहुल के बाप के नाना जो गद्दार था नेहरू, उसने तिब्बत भारत का हिस्सा बन रहा था, यानी वो थमा दिया अपने दुश्मन चीन को। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक सदस्य होने के नाते संयुक्त राष्ट्र संघ उसके सम्मान में सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल का सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता, परमानेंट सीट, वीटो पावर वाली, वो भारत को मिली हुई थी। उसको भी इस गद्दार नेहरू ने थमा दिया दुश्मन चीन को। और फिर युद्ध के बहाने 45,000 वर्ग मील अक्साई चीन सहित वो भी थमा दिया अपने दुश्मन चीन को। और जो है सीमा पर कोई सड़क नहीं बनाई, ताकि चीन जितना चाहे जब चाहे भारत की सीमा में घुसता चला जाए। उसके बाद मैंने 10-15 हजार वर्ग मील और घुसवाया इन सब ये गद्दार जेएनपीसी वालों ने। और इनके साथ हमेशा ये करवाते रहे गद्दार जो है ये वाम दल वाले, कम्युनिस्ट जो है। तो उस जेएनपीसी के तो जेएनपीसी यानी कितनी बड़ी गद्दार है, ये इसका तथ्य जो है आप सभी भारतीय भाई बहनों के सामने बता रहा है। और विशेष करके हमारे गुजरात के भारतीय भाई बहन जो कि अभी इस मोदी के भ्रमजाल में फंसे हुए हैं कि मोदी विकास के बड़े विकास पुरुष हैं। विकास जो कर रहे हैं, विकास से ज़्यादा जो हमारे देश को और हमारे देश के आम भारतीय भाई बहनों को ये जो देश विरोधी ताकतें हैं, जो कि हमेशा किसी न किसी बहाने हिंसा और जो है वो इस तरह से हिंसा, तोड़फोड़, आगजनी, जिसमें कि हमारे आम भारतीय भाई बहन उसके शिकार होते हैं, उनके हवाले कर रहे हैं मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में इन देश विरोधी ताकतों के हवाले। जैसे जब सीए के ऊपर हिंसा हुई
हमारा आम आदमी वो पिस गया। शाहीन बाग में जो हमारी यानी माता और बहनों के मासूम दिमाग को भर करके, उनको जहर भर करके उन्हीं के कंधों पर बंदूक चलाने का, अपने स्वार्थ की बंदूक चलाने के लिए उनको बिठा दिया। और दिल्ली के लोग घूम घूम करके जाने लगे, यानी वो लगभग 3 महीने तक दिल्ली के लोग झेलते रहे, दिल्ली के गरीब भारतीय भाई बहन झेलते रहे। तो ये पूरा बीजेपी वाले, मोदी जी जो है इस जेएनपीसी को कुछ नहीं किया, बल्कि जिस पीएफआई की ओर मैंने ये इनका पूरा जो सरकार जो है वो बंदूक तानती रही पीएफआई की ओर जो है, उस पीएफआई ने 120 करोड़ रुपया बाहर से मंगाया था देश में अशांति और अस्थिरता फैलाने के लिए, और वो सारा का सारा पैसा दे दिया इसी जेएनपीसी को। कपिल सिब्बल को पैसा मिला है। यह तो न्यूज चैनलों की खबर से भी आया था। तो मोदी जी क्या करते हैं कि पीएफआई की ओर करेंगे, सिमी की ओर करेंगे, और जो है शर्जील अहमद को कर देंगे, ताहिर हुसैन को कर देंगे, अमानतुल्लाह को कर देंगे। लेकिन ताहिर हुसैन, अमानतुल्लाह वो किसके एजेंट हैं और कौन उनसे करवा रहा है, उसको बचाएंगे। सोनिया गांधी ने मैंने इस रामलीला मैदान से सरेआम हमारे भारतीय भाई बहनों को भड़काया कि अभी भी घरों में क्यों बैठे हो, घरों में बैठने वाले कायर कहलाएंगे, घरों से बाहर निकलो, सड़कों पे आओ, आंदोलन करो। और अपरोक्ष रूप से इनडायरेक्टली जो है वो इन्वेस्टिगेट किया, इंसाइट किया, भड़काया हिंसा के लिए। तो सोनिया को कुछ नहीं किया, राहुल को कुछ नहीं किया मोदी जी ने, प्रियंका को कुछ नहीं किया, केजरीवाल को कुछ नहीं किया। सिर्फ जो है दिखावे के रूप में जो है बस ताहिर हुसैन और अमानतुल्लाह। ये गद्दारी है मोदी जी की। किसान आंदोलन में भी इनकी अपने ही पुलिस को पिटवा दिया। जो पुलिस रक्षा के लिए है अपनी पुलिस को पिटवा दिया, और यहीं पे बैठे बैठे वो आतंकवादी आकर के जो है वो हमारे राष्ट्रीय गौरव लाल किला पर, जो हमारा राष्ट्रीय गौरव तिरंगा है, उसको हटा करके वो आतंकवादियों का झंडा, खालिस्तानियों का झंडा लग गया। ये कायरता भी दिखाई। तो जांच एजेंसी जो है, पूरा अंतर्राष्ट्रीय तंत्र जो है, कौन ग्रेटा थनबर्ग और कौन पन्नू और कौन वो जगमीत सिंह और पीजेएफ पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन, एसएफजे सिख फॉर जस्टिस, तमाम जांच हो रही है अंतर्राष्ट्रीय। लेकिन देश के अंदर सोनिया, राहुल, प्रियंका को, केजरीवाल, सबको जो है वाम दलों को अपनी गोद में बिठाकर उसको बचाना। तो विशेष करके हमारे गुजरात के भारतीय भाई बहन ये समझें कि वो सरदार पटेल को याद करें कि क्या सरदार पटेल होते तो बर्दाश्त करते। एक चूक तो उनकी हुई थी, लेकिन इस तरह का जो है जो तांडव देश के खिलाफ होता तो बर्दाश्त करते। और एक बात और कि ये सुभाष चंद्र बोस का नाम भुनाते तो जरूर हैं। हमारे राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भुनाते तो जरूर है। जब चुनाव आया था तो इनके नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन 23 जनवरी को इन्होंने पराक्रम दिवस मना दिया। लेकिन क्या उनके किसी आदर्श को मानने को तैयार हैं ये? क्या मोदी जी को नहीं मालूम है कि किस तरह से ये
नेहरू जो है हमारे सुभाष चंद्र बोस का हत्यारा है, और किस तरह से मोहनदास करमचंद गांधी जो है बराबर जो है सुभाष चंद्र बोस की राष्ट्रभक्ति का अपमान किया इसने, मोहनदास करमचंद गांधी ने। लेकिन नाम लेते हैं सिर्फ भुनाने के लिए सुभाष चंद्र बोस का, और पूजते हैं इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी को और घोर गद्दार जवाहरलाल नेहरू को। ये देखिए मोदी जी का, और वो राष्ट्रवाद के नीचे, राष्ट्रवाद के मुखौटे के नीचे। तो हमारे ये इसलिए कहा जा, भारतीय जनता ताकत दल कह रहा है कि विशेषकर हमारे गुजरात के भारतीय भाई बहन इस चीज को बड़ी गंभीरता से देखें कि ये जो नकली और छल छद्म वाला, छल कपट वाला राष्ट्रवाद है, यह देश को बहुत दुख दे रहा है। और गुजरात के भारतीय भाई बहन जो शुरुआत करना, एक सवाल कर सकते हैं कि भाई यदि हम इसको कर देंगे तो किसको लाएंगे? अभी किसी को नहीं लाना है। ये नहीं कहा जा रहा है कि इसे बीजेपी को परास्त करके आप जेएनपीसी को लाइए। जेएनपीसी कोई तो ये बचा रहे हैं, जेएनपीसी के तो ये रक्षा कवच है। तो ये कैसे कहा जाएगा कि इनको हटा करके वो जेएनपीसी को लाइए? अभी फिलहाल जो भारतीय जनता दल निवेदन कर रहा है, भारतीय जनता दल थोड़ा वो संसाधन जुटा रहा है, ढांचा खड़ा कर रहा है, और देश में यानी तंत्र माने पार्टी का तंत्र जो है वो माने बना रहा है। कैंडिडेट भी लाने की कोशिश, माने उम्मीदवार भी लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसमें कुछ वक्त लगेगा। तो तब तक जो है आप सभी लोग और गुजरात के भारतीय भाई बहन, प्रदेश के भारतीय भाई बहन नोटा का इस्तेमाल करें, और इनको शुद्ध रूप से काला अंग्रेज, एक सफेद अंग्रेज चले गए और उन्होंने इस देश को बांटो और राज्य करो, डिवाइड एंड रूल। ये जो काले अंग्रेज हैं, ये उन्हीं के शिष्य हैं, उन्हीं की उपज हैं, उन्हीं की वंशज हैं, जो कि उनसे अधिक खतरनाक है, लेकिन उन्हीं के एजेंडे को विस्तार रूप से लागू कर रहे हैं। वो तो डिवाइड एंड रूल सिर्फ हिंदू मुस्लिम में था। अब देखिए जातिवाद चलाने वाले, ये जेएनपीसी घोर जातिवादी भी है, घोर वो सांप्रदायिक भी है, घोर प्रांतवादी भी है, घोर भाषावादी भी है, क्षेत्रवादी भी है, महत्वाकांक्षावादी तो खैर है ही, और देश को बांटने वाली, इस देश को बांटने वाली, पाकिस्तान बनवाने वाली, ये वो तंजीम है खतरनाक। और इसके जो डेरिवेटिव्स हैं, जो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, शिवसेना, टीएमसी, ये जितने भी हैं, वो भी बहुत ही खतरनाक काले अंग्रेज हैं। समाज में जातिवाद के आधार पर समाज को बांटना, और उसी के आधार पर राजनीति करते हैं। तो भारतीय जनता दल कह रहा है कि इन काले अंग्रेजों से इस देश को मुक्ति दिलानी है। इसलिए भारतीय जनता दल हमारे अमर शहीदों, कौन? राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाकुल्ला, अमर शहीद
खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गडलू इत्यादि की कुर्बानी और शहादत के आधार पर भारतीयता का माहौल लाइए, सबको भारतीय समझिए और सबको अपना ही भारतीय भाई बहन मानिए। और उसी नजरिए से आप देखिए कि ये जो जितनी भी पार्टियां हैं जो वो राजनीति के क्षेत्र में जमी हुई हैं, क्या वो काले अंग्रेज नहीं हैं? उन सफेद अंग्रेजों से अधिक ये खतरनाक नहीं है? आपको जरूर देखेगा। तो इसमें भी हम जो है वो आरक्षण के क्या दुष्परिणाम है हम नहीं कह पाए, अफसोस है, लेकिन आगे आने वाले एपिसोड में वो विस्तार से वो बताया जाएगा। तो भारतीय आवाम ताकत दल सबको, और खास करके आइसोलेशन में जो राजनीति कर रहे हैं कि भाई हमको सिर्फ शेड्यूल कास्ट की राजनीति करनी है, हमको सिर्फ जो अमवाई मुस्लिम यादव की राजनीति करनी है, सबको तोड़ करके भारतीय आवाम ताकत दल प्रत्येक देशवासी को एक साथ लाना चाहता है भारतीयता के मंच पर। और भारतीयता एक ऐसा सीमेंटिंग फोर्स है जो कि हर एक भारतीय भाई बहन को एक करता है। लेकिन इसमें यह है कि भारतीयता के अवधारणा में समानता जो है सबसे बड़ा इसका तत्व है, मर्म तत्व है, समानता, एक समान। इसके इतर जो है किसी और चीज की गुंजाइश नहीं है। जब हम भारतीय हैं तो फिर वो नजरिया ये होना चाहिए, दृष्टिकोण होना चाहिए कि जब हम भारतीय हैं तो फिर ये नहीं होना चाहिए कि वो भाई हमारा मुस्लिम है या हिंदू है या गुजराती है या मलयाली है, कुछ नहीं, सिर्फ अपना भारतीय भाई है। जिसको धर्म कहते हैं वो धर्म है भी नहीं, किसी एपिसोड में बताया कि वो पंथ है। और बाकी जो है जो क्या गुजरात है या गुजराती भाषा है या मलयाली भाषा है, ये हमारी भारतीय भाषाएं हैं। बाकी पूरा भूखंड अपना भारत है और अपने देश के लोग भारतीय हैं। इस भावना से देखेंगे तो मोदी जी क्या गद्दारी कर रहे हैं देश के खिलाफ, यह बिल्कुल स्पष्ट आप जो है आप सभी को दिख जाएगा, विशेषकर हमारे गुजरात स्थित भारतीय भाई बहनों को भी। तो कम से कम बीजेपी के भ्रमजाल से बाहर आइए। अब आप शुरुआत करिए और भी देश के लोग शुरुआत करेंगे, ठीक ना। तो फिर एपिसोड किसी न किसी कारण से लंबा हो ही जाता है, फिर भी हमको लोग बड़े ध्यान से, बड़े श्रद्धा और बड़े राजभक्ति के जज्बे से इसको देखते हैं। यही प्रसन्नता का विषय है। और इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।